वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम कंटिन्यू करेंगे हमारी जनरल साइंस की सीरीज़ को, जिसमें हम नए सेशन शुरू करा है, जिसमें हम कंप्लीट जनरल साइंस करेंगे, वो भी आपके इसी चैनल पर एकदम फ्री, कोई कॉस्ट नहीं है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जनरल साइंस को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में हम एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करा रहे हैं, जो कि मेरे दूसरे चैप्टर पर उसकी क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, जो आपको हर मंडे टू फ्राइडे 10 बजे मिल जाती है, सुबह 10 बजे, ठीक है। तो जनरल साइंस को पढ़ने के लिए भले ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सपोर्ट कीजिए। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, हम उतनी जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस लेके आएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज की वीडियो में हमने क्या लिया है। प्रीवियस वीडियो क्लास 1 ज़रूर देखिएगा, ठीक है। लास्ट वीडियो में जो हम देख रहे थे, उसमें देख रहे थे जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उसके जनक। तो देखिए, फर्स्ट देखा था हमने, बहुत जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन करना है और आपको पता होना चाहिए, मेरे बिना बोले आपको आंसर आना चाहिए। चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस के जनक किसको बोलते हैं? हिप्पोक्रेटस को। जीवाश्मिकी के बोलते हैं लियोनार्डो दा विंसी को। फिर देखते हैं सुजनकी। सुजनकी के फादर हैं आपके फ्रांसिस गाल्टन। प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी या फिर टीकाकरण के कौन है आपके? एडवर्ड जेनर, जिन्होंने चेचक का टीका बनाया था, ठीक है। अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, सिर्फ अनुवांशिकी के पूछेंगे तो ग्रेगर जोन मेंडल, लेकिन आधुनिक अनुवांशिकी के कौन है? आपके मॉर्गन हैं। फिर कोशिका विज्ञान के जगत को, कोशिका विज्ञान के कौन है आपके? तो हैं आपके रॉबर्ट हुक। वर्गीकी की कौन है? कैरोलस लीनियस। भौतिकी मार्सिलो मेलपीगी। अब देखिए ज़रा, उत्परिवर्तन सिद्धांत। उत्परिवर्तन क्या होता है? मतलब आपके जेनेटिक जो है, जेनेटिक मटेरियल में एकदम से कोई सडन गुणसूत्रों की संख्या में कोई सडन चेंज आना अचानक से, उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। और इसके जनक कौन है आपके? ह्यूगो डी ब्रीच, ध्यान रखना है। फिर आता है कवक विज्ञान, जिसमें हम कवकों का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी, माइकोलॉजी के कौन है आपके? माइकेली हैं। फिर आता है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में कौन है? स्टीफन हेल्स। उसके बाद आता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी को अगर हम देखेंगे तो वो कौन है? एंटोनी बॉन ल्यूबनहॉक। लेकिन मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी को देखेंगे तो वो लुई पास्चर है। लेकिन सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी कौन होगा? एंटोनी बॉन ल्यूबनहॉक, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्या था? जीवाणुओं की खोज की थी। तो जीवाणु विज्ञान के जनक भी कौन है आपके? एंटोनी बॉन ल्यूबनहॉक हैं। फिर उसके बाद आता है सूक्ष्म जीव के सिद्धांत, मतलब मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, तो वो आता है लुई पास्चर, ठीक है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान, मतलब मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, जिसमें एम्ब्रियो का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वो कौन है? बॉन बियर है। फिर आता है बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी। तो देखिए, ये क्या होते हैं? ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरस होते हैं जो जीवाणुओं को खाते हैं, उन पर आश्रित रहते हैं। तो वो क्या है? बैक्टीरियोफेज, जीवाणु भोजी उसको बोलते हैं। उसके जनक कौन है? टुआर्ट व डिहोरिल हैं, ठीक है। पादप रोग विज्ञान के कौन है? एजे बुटलर हैं। फिर आता है विषाणु विज्ञान, जिसमें विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, उसको विषाणु विज्ञान मतलब वायरोलॉजी बोलते हैं। इसकी अगर खोज देखें तो विषाणु की खोज की थी, बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, किसने की थी? इवानोवस्की ने 1892 में। लेकिन इसका फादर ऑफ वायरोलॉजी किसको बोलता है? मार्टिनस बीजरिंग। एनसीईआरटी को उठाएंगे, उसमें विषाणु वाला चैप्टर पढ़ेंगे, दोनों साइंटिस्ट के नाम आपको वहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। फिर देखिए, एक नोट देखते हैं यहाँ पर, जो एंटोनी बॉन ल्यूबनहॉक थे, उन्होंने 1674, किसी बुक में रिटर्न है 1676, तो दोनों याद रखने। 74 आपने 74 को प्रायोरिटी देनी है, और 74 ही पूछा जाता है, कभी दोनों एक साथ नहीं आएंगे। एंटोनी बॉन ल्यूबनहॉक ने सन 1674 में सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, जो क्या था? स्पाइरोगायरा शैवाल को तालाब जल में देखा था। देखिए, सबसे पहले कोशिका को किसने देखा था? आपको हमें पता है, रॉबर्ट हुक ने देखा था 1665 में। लेकिन वो क्या थी? एक मृत कोशिका थी, जबकि उसको कोशिका भी ना कह के क्या कहा जाए, वो एक कोशिका भित्ति थी। तो वो क्या था? देखा तो, लेकिन आपने रॉबर्ट हुक नहीं था, उन्हें ही कहते हैं हम कि सबसे पहले कोशिका या कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा। लेकिन सबसे पहले जीवित कोशिका का श्रेय किसे जाता है? एंटोनी बॉन ल्यूबनहॉक को, ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। फिर आता है लुई पास्चर। लुई पास्चर एक, मतलब आपके विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है, उनका महान वैज्ञानिकों में नाम शामिल है। तो उसमें अगर देखें तो उन्होंने कुछ योगदान जो दिए हैं, वो क्या है? लुई पास्चर ने पास्चुरीकरण, मतलब फर्मेंटेशन,
आपका पाश्चुरीकरण सॉरी, जब आप जो मिल्क होता है उसको या तो आप 71 डिग्री पर 15 सेकंड के लिए गर्म करेंगे या फिर 62 डिग्री पर आप उसको 30 मिनट के लिए गर्म करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये पाश्चुरीकरण है। और इसमें क्या बताया था, मतलब उन्होंने कहा था कि इससे क्या होगा, बैक्टीरिया जो होते हैं वो अक्रिय हो जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखनी है, बैक्टीरिया कभी भी मरते नहीं है, मतलब वो अक्रिय हो जाते हैं, कोई बीमारी नहीं करेंगे, ठीक है। और रेबीज़ का टीका दिया था उन्होंने, और हाइड्रोफोबिया। देखिए रेबीज़ जो है उसको क्या बोलते हैं, दूसरा नाम उसका क्या है, हाइड्रोफोबिया है। और वायरस से होने वाली बीमारी है रेबीज़। वो किसके काटने से फैलती है, पागल जो जानवर होते हैं उनके, मेनली उसमें देखें तो कुत्ता होता है। तो इसका टीका भी किसने दिया था, लुई पास्चर ने दिया था, ठीक है, ध्यान रखना है। अभी आगे हम लुई पास्चर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी पढ़ेंगे जहाँ से आपको पता चलेगा कि उनका कितना बड़ा योगदान था आपके साइंस के फील्ड में। सबको बात समझ आई, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं कि अभी तक जो बात हुई थी वो साइंटिस्ट के बारे में वैसे ही हुई थी नॉर्मल। अगर आपको साइंटिस्ट पूछा जाए, अब आपसे पूछते हैं इंडियन साइंटिस्ट, मतलब आपको रिटर्न होता है अपने भारतीय वैज्ञानिक के बारे में बताना है, जिस भी फील्ड में आपको पूछा जाए। अब देखिए भारतीय कवक विज्ञान, जो भारतीय कवक विज्ञान है, कवक विज्ञान क्या है, माइकोलॉजी जो है उसको, उसके जो हैं आपके जनक कौन है, तो वो है E.J. बटलर। ध्यान रखना है, E.J. बटलर वो क्या है, आपके कवक विज्ञान के जनक हैं। फिर आता है भारतीय ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी का मतलब ब्रायोफाइटा का अध्ययन, उसके जनक कौन है, S.R. कश्यप हैं। फिर आता है भारतीय पारिस्थितिकी, मतलब इंडियन इकोलॉजी, तो वो कौन है, रामदेव मिश्रा। जब आप 12th क्लास की NCERT से इकोलॉजी को पढ़ते हो, इकोसिस्टम को पढ़ते हो, आपका ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन चैप्टर को पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप सबसे पहला नाम देखेंगे आरदेव मिश्रा का, ठीक है। तो वो क्या है, इंडियन इकोलॉजिस्ट है, मतलब भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक है। फिर देखिए भारतीय शैवाल विज्ञान, फाइकोलॉजी, वो क्या है, MOP अयंगर हैं। यहाँ पर क्या है, वो MOP अयंगर हैं, ठीक है। फिर देखिए आपका बढ़ते हैं भारतीय वनस्पति विज्ञान, मैंने आपको बताया विलियम रॉक्सबर्ग हैं। भारतीय जीवाश्म विज्ञान बीरबल साहनी है। भारतीय परिस्थितिकी फिर से वही आ गया, आर मिश्रा। प्लांट डिजीज के कौन है, KC मेहता हैं, ठीक है। फिर आता है पादप प्रजनन के कौन है, डॉक्टर VD पाल हैं। फिर उसके बाद बढ़ते हैं पादप शरीर क्रिया विज्ञान के कौन है, डॉक्टर जगदीश बोस। फिर हरित क्रांति के हमें पता है, अगर हम भारत में देखें तो वो कौन है, स्वामीनाथन है, जबकि विश्व में बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग है, ठीक है। फिर आता है कीट रोग विज्ञान, तो वो हैं डॉक्टर L जोशी। तो सीधे आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय शरीर क्रिया विज्ञान के जनक कौन है, तो वो हैं डॉक्टर जगदीश बोस। इस तरीके से आपने ये साइंटिस्ट के नेम भी याद रखने हैं। फिर देखिए अब हम बात करते हैं, मतलब किसी जीव को जीव कहने के लिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट गुण क्या होने चाहिए। देखिए मैंने आपसे पहले एक बार बात की है, कुछ टीचर्स जो होते हैं शुरू करते हैं आपकी बायोलॉजी को बहुत जनरल से शुरू करते हैं, जैसे हमने शुरू की है। एक आपको बायो का मतलब भी पता होना चाहिए, किसने वो वर्ड दिया वो भी पता होना चाहिए। कुछ कोशिका से शुरू करते हैं, वो भी सही है, क्योंकि कोशिका क्या है, जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। सबसे पहले अगर आपको वो समझ आ गया तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी से शुरू करते हैं, वो भी इंटरेस्टिंग है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि कनेक्ट कर पाते हैं अपनी बॉडी से, उस चीज़ को कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन लगाने में भी मज़ा आता है, उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है। अब देखिए किसी जीव को जीव कहने के लिए उसमें क्या गुण होने चाहिए, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है कोशिकीय संगठन, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम वायरस को जीव नहीं बोलते, उसको लिविंग नहीं बोल सकते, जबकि वो मल्टीप्लिकेशन भी करता है, उसमें DNA भी होता है या RNA हो सकता है, लेकिन हम उसको जीव नहीं बोलते क्योंकि वो एसेल्यूलर है, उसमें कोशिका नहीं है, इसीलिए उसको माना जाता है वो जीवों और सजीवों के मध्य कड़ी है, ठीक है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जैसे आपका घर बहुत सारी ईंटों से मिलकर बना है और ईंटें क्या हैं, उसकी इकाई है, इसी तरह हमारा शरीर जो है, किसी भी जीव का शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये उन जीवों की बात हो रही है जो उच्च जीव हैं या उच्च पादप हैं, उनमें बहुकोशिकाएं होती हैं। लेकिन कुछ जीव वो भी होते हैं जिनमें एक कोशिका होती है और वही एक कोशिका उनके जीवन के लिए पर्याप्त है, मतलब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो एक कोशिका सारे काम करने में सक्षम है। फिर आता है रेस्पिरेशन, मतलब उसमें श्वसन होना चाहिए। फिर आता है न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन पोषण, फिर आता है आपका प्रजनन, एडेप्टेशन अनुकूलता होनी चाहिए, मतलब अपने वातावरण के प्रति वो अनुकूल हो। फिर आता है मूवमेंट, संवेदनशीलता, लाइफ साइकिल या फिर जीव द्रव्य। जीव द्रव्य भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि यह जीवन का भौतिक आधार है। जो आपका जो सारी एक्टिविटी सेल के अंदर होती हैं वो साइटोप्लाज्म में होती हैं, और साइटोप्लाज्म में प्रोटोप्लाज्म, उसमें साइटोप्लाज्म को प्लस केंद्रक को क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जीव द्रव्य होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए, आपका ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होना चाहिए या फिर उपापचय होना चाहिए। अब देखिए उपापचय क्या है, मेटाबॉलिज्म, मतलब सजीव में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं वो क्या होती हैं, उपापचय कहलाती हैं। किसी भी सजीव में होने वाली शरीर के अंदर जो रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उनके योग को क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। अब ये दो प्रकार की हो सकती हैं, आपका उपचय मतलब रचनात्मक एनाबॉलिज्म स्ट्रक्चर, या फिर आपका अपचय या फिर विनाशात्मक मतलब डिस्ट्रक्शन। जैसे अगर हम देखें, आप उपचय की बात करेंगे तो आप देखेंगे पोषण जो आप जीव अपने अनुकूल करते हैं, या प्लांट जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसमें क्या करते हैं वो फूड बनाते हैं, तो मतलब वो किस तरह का है, एनाबॉलिज्म, वो कुछ का रचना कर रहे हैं, रचनात्मक है। अगर देखें विनाशनात्मक मतलब कैटाबॉलिज्म, तो शोषण में क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और उत्सर्जन ये क्या है आपका डिस्ट्रक्शन है, मतलब विनाशात्मक क्रियाएं हैं, ध्यान रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको इसी तरीके से एग्जाम्पल देके पूछा जा सकता है कि पोषण किस प्रकार की क्रिया है या फिर आपका प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की क्रिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कहीं कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।